नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। वहीं आज के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार धन त्रयोदशी आज यानी 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन नए बर्तन, सोने चांदी के आभूषण खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर, भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस नेता भी मुझे कहते हैं कि इस बार आपने उपचुनावों में टिकटों का चयन अच्छा किया है। टिकट वितरण पर बोले मदन राठौड़। अगले अध्यक्ष को लेकर भी दिया जवाब। वहीं मंत्री बिश्नोई बोले हनुमान बेनीवाल ने जनता के सपने तोड़े हैं। खिमसर में खत्म होगा बीजेपी का वनवास। ये पेपर चोर हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। इस भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर भिड़े मदन, दिलावर और डोटासरा। वहीं आज धनतेरस पर सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के हाथ आएगा पैसा। मिलेगी 40 करोड़ की बम्पर सौगात। इसी के साथ ही त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी खिमसर सीट आजादी के बाद से अब तक रेलवे से नहीं जुड़ा। इसके अलावा और भी है कई बड़ी मांगे। वहीं एमएलए बाल मुकुंदाचार्य पर मुस्लिम संगठन ने लगाए संगीन आरोप। बोले हम शांति बनाए हुए हैं, रक्षा मंत्री से की है शिकायत। वहीं राजस्थान उपचुनाव में इन मुद्दों को भुनाने में जुटी कांग्रेस आला कमान ने दिए ये निर्देश। इसी के साथ ही पीएम मोदी आज भरतपुर में करेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। दोस्तों, आखिर क्या है ये पूरा कार्यक्रम, बने रहिए, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, उपचुनाव में सक्रिय बीकानेर के भाजपा नेता मेघवाल स्टार प्रचारक तो सुमित को झुंझुनू की जिम्मेदारी, आईटी का जिम्मा जतीन को। देखिए, विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बीकानेर के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जहां सभी 7 सीटों के लिए स्टार प्रचारक है वो है, वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा को झुंझुनू सीट जीतने का जिम्मा दिया गया। वहीं बीकानेर के भाजपा विधायकों को भी सक्रिय किया गया। पार्टी प्रवक्ता मनीष सोनी ने बताया कि बीकानेर से केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सभी 7 सीटों पर प्रचार करना है। इसके लिए मेघवाल की रणनीति भी बन चुकी है। स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें सभी 7 सीटों पर प्रचार करना है। मेघवाल सभी प्रत्याशियों के संपर्क में है। दलित वोटों को भाजपा की तरफ मोड़ने के लिए मेघवाल को विशेष जिम्मा मिला है। वहीं बीकानेर से राज्य के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा को झुंझुनू सीट के लिए जिम्मेदारी दी गई। गोदारा ही इस सीट पर जातिगत वोटों को भाजपा की तरफ मोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। पिछले कई दिनों से गोदारा झुंझुनू के भाजपा नेताओं के संपर्क में। टिकट वितरण से पहले और बाद में गोदारा की प्रमुख भूमिका रही है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा नंगे पैर प्रचार करेंगे। बोले जीत गया तो मतगणना स्थल से ही सीधे नंगे पैर खाटू श्याम के दर्शन करने जाऊंगा। देखिए, देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के लिए अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा। इसमें कोई प्रत्याशी गाड़ी घोड़े के लवाजमे के साथ मतदाताओं से संपर्क बना रहा है तो कोई प्रत्याशी अपने अलग ही अंदाज में प्रचार में जुटा है। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने बीते दिन सबसे हटकर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने अलीगढ़ क्षेत्र के उखलाना गाँव में देहलवाल जी महाराज के स्थान पर लोगों को संबोधित कर मतगणना तक चुनाव प्रचार बिना जूते चप्पल यानी कि नंगे पैर रहकर करने की कसम खाई है। नरेश मीणा ने अपने जूते भी देहलवाल जी थानक के नीचे ही खोल दिए। फिर देहलवाल जी के धोख लगाकर कसम खाई कि जीत गया तो मतगणना स्थल से ही सीधे नंगे पैर खाटू श्याम के दर्शन करने जाऊंगा। फिर देहलवाल जी थानक पर आकर ही जूते पहनूंगा। कांग्रेस नेता मुझे इस बात को लेकर टोकते हैं। टिकट वितरण पर बोले मदन राठौड़। अगले अध्यक्ष को लेकर भी दिया जवाब। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर कहा कि कांग्रेस नेता भी मुझे कहते हैं अपने उपचुनाव में टिकटों का चयन अच्छा किया। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा मुख्यालय पर कार्यशाला के आयोजन के दौरान कहा कि बीजेपी पंच निष्ठाओं की पालना के अनुसार कार्य करती है। अगले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा कि संगठन वर्ष में चुनाव होंगे। अगला अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं जानता। चुनावी तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि निर्वाचन अधिकारी स्वस्थ परंपरा निभाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय निर्वाचन टीम के निर्देशानुसार राज्य में चुनाव लड़ेगी। मंत्री बिश्नोई बोले हनुमान बेनीवाल ने जनता के सपने तोड़े। खिमसर में खत्म होगा बीजेपी का वनवास। देखिए दोस्तों, भजनलाल सरकार में मंत्री के बिश्नोई ने हनुमान बेनीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हनुमान बेनीवाल को लेकर मैं ज्यादा तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता हम सबको विकास के कार्य करने के लिए विधानसभा में भेजती है। उन्होंने अलग अलग समय पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन उन्होंने जनता के सपनों को तोड़ने का काम किया है। जनता जिताकर विकास चाहती है, लेकिन वो विकास के काम न करवा कर केवल लड़ने में विश्वास रखते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मैं उनको सुझाव देता हूँ कि उनको ऐसा काम न करके जनता के लिए काम करना चाहिए। वहीं खिमसर में हो रहे उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि हम नहीं, इस बार खिमसर की जनता बीजेपी का वनवास खत्म करेगी। आपको बता दें, मंत्री के बिश्नोई अपने 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर में है। जिला मुख्यालय पर दिव्यांग शिविर में उन्होंने मीडिया के सामने सब बातें रखी। पेपर चोर उल्टा हम पर इल्जाम लगाते हैं, खुलासा करूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर भिड़े मदन, दिलावर और डोटासरा।
देखिए, राजस्थान में उपचुनाव के बीच प्रदेश की सियासत उबाल पर है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने समग्र शिक्षा में 1382 पदों पर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी न करने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर कटाक्ष किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि शिक्षा मंत्री रिजल्ट रोक कर बैठे हैं ताकि वो अपने चहेतों और आरएसएस के लोगों को इन पदों पर बैठाकर शिक्षा का बेड़ा गर्क कर सके। जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि समग्र शिक्षा में अपने प्यादों को लगाकर क्या क्या खेल खेले गए, खुलासा करूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क करने वाले डोटासरा अब हम पर उंगली उठा रहे हैं। मेरी उनको सलाह है कि पहले वे अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। समग्र शिक्षा में अपने प्यादों को लगाकर क्या क्या खेल खेले गए, खुलासा करूंगा तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज 13 पर सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के हाथ आएगा पैसा, मिलेगी 40 करोड़ की बम्पर सौगात। देखिए, राज्य सरकार की बोनस की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी है। भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले में सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के हाथ में करीब 40 करोड़ रुपए बोनस आएगा। इसके आज यानी धनतेरस पर बाजार के आने की संभावना से व्यापारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले के 7000 राज्य कर्मचारी है। हर कार्मिक को अधिकतम 6774 रुपए बोनस मिलेगा। इसमें 75% नगद और 25% सामान्य प्रावधायी निधि में जमा होंगे। प्रदेश में बोनस से सरकारी खजाने पर 500 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। बोनस पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। दोनों जिलों में लगभग 5 करोड़ रुपए बोनस के बांटे जाएंगे। वहीं इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को भी लगभग 10 करोड़ से अधिक का बोनस मिलेगा। अब सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलने के साथ ही धनतेरस पर बाजार में करोड़ों रुपए बरसेंगे। लोग बाजार में सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल और प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। धनतेरस आज यानी 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अस्थायी कार्मिक देकर पार्षदों को किया खुश, पक्ष विपक्ष हुआ एक। देखिए, दीपावली से पहले हेरिटेज निगम अपने पार्षदों को अस्थायी कर्मचारी देकर तोहफा दिया। इसी वजह से बीते दिनों हुई साधारण सभा की बैठक में पक्ष विपक्ष भी शांत रहे। हालांकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हेरिटेज निगम के लिए अब घोषणा को पूरा करना आसान नहीं होगा। दरअसल दीपावली पर प्रत्येक वार्ड को 10-10 सफाई कार्मिक दिए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसे में 1000 कार्मिकों की जरूरत पड़ेगी। ये कर्मचारी वार्ड में सफाई व्यवस्था करेंगे। 15 दिन में इन पर निगम करीब 40 लाख रुपए खर्च करेगा। इसके अलावा सभी वार्डो में 1 वर्ष के लिए 5-5 अस्थायी कार्मिक देने का भी प्लान बनाया। 1 साल में 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया दी बार एसोसिएशन जयपुर के कैफे व ई लाइब्रेरी और लॉयर्स डायरी 2025 का लोकार्पण। देखिए, न्याय के लिए कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से पहले वकील का दरवाजा खटखटाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने कानून बदलकर दंड विधान को न्याय विधान में बदल दिया। सरकार ने इस हवन के जरिए विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। इसमें हम भी आहुति दें। इसके लिए जरूरी है कि न्याय जल्दी और सबको सुलभ हो और वकील अपने इलाके को मुकदमा फ्री बनाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में दी बार एसोसिएशन जयपुर के कैफे एंड ई लाइब्रेरी और लॉयर्स डायरी 2025 का लोकार्पण करने पहुंचे थे। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी खींवसर सीट आजादी के बाद से अब तक रेलवे से नहीं जुड़ा, ये है बड़ी मांग। देखिए, खींवसर विधानसभा क्षेत्र आज भी विकास के क्षेत्र में पीछे है। ढाणियों में बसी आबादी आजादी के इतने वर्षों बाद भी बारिश का पानी पीने को मजबूर है। बारिश के दिनों में पानी टांकों में एकत्रित कर रहे हैं। इसे ही वर्ष भर पीने के लिए काम में भी ले रहे हैं। रोजगार का बड़ा साधन खेती है, लेकिन वो भी ऊपर वाले की मेहर पर निर्भर करता है। सिंचाई के लिए नहरें नहीं है। यहाँ बसे किसान लंबे समय से अपनी जमीन में से लाइमस्टोन निकालकर बेचने के लिए पट्टे मांग रहे हैं। क्षेत्र में सड़कों के हाल अब कुछ ठीक ठाक दिखाई देने लगे हैं। वहीं किसानों ने बताया कि उनकी जमीनें सीमेंट कंपनियां अवापत कर रही है, लेकिन इन कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करवाया जा रहा। लोगों ने कहा कि सरकार ऐसे प्रावधान करे कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकताएं मिले। वहीं दोस्तों, अब खींवसर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP का गढ़ भी माना जाता है। इस बार उपचुनाव में RLP मुखिया हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल यहाँ से चुनावी मैदान में है। भाजपा ने रेवंत राम डांगा को चुनावी मैदान में उतारा है। डांगा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस ने डॉक्टर रतन चौधरी को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। तीनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशी जाट समुदाय से हैं। इसी कारण अब चुनाव ने त्रिकोणीय संघर्ष का रूप ले लिया। खींवसर सीट पर अब अन्य समाजों के वोट निर्णायक भूमिका में रहेंगे। डिग्री लेकर भी नहीं बन पा रहे डॉक्टर, विदेशों से MBBS करने वाले 80% स्टूडेंट्स देश की परीक्षा में हो रहे फेल। देखिए, विदेशों में MBBS करने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वापस देश में आकर राष्ट्रीय या राज्य चिकित्सा परिषद में अस्थायी और स्थायी पंजीकरण से पहले होने वाले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन यानी FMGE को वे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में FMGE देने वाले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की संख्या 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। इसके मुकाबले इस परीक्षा को क्वालिफाई करने की सफलता दर महज 24% से गिरकर 16% ही रह गई, यानी करीब 80% स्टूडेंट्स FMGE क्लियर नहीं कर पाते। ऐसे में अब वे देश में आकर डॉक्टरी पेशा शुरू नहीं कर पा रहे हैं।
एमएलए बाल मुकुंदाचार्य पर मुस्लिम संगठन ने लगाए संगीन आरोप, बोले हम शांति बनाए हुए हैं, रक्षा मंत्री से की शिकायत। देखिए, विधायक बाल मुकुंदाचार्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। जिस तरह से उन्होंने धार्मिक स्थल पर अभद्रता की, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। हम चाहते तो धरना प्रदर्शन कर सकते थे, भूख हड़ताल कर सकते थे, हम चक्का जाम भी कर सकते थे, लेकिन हमारे देश के संविधान ने हमें राइट दिया है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। ये बातें बदनपुरा में सिया समुदाय की ओर से सिया वक्फ इमाम बारगाह को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। वहीं ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास ने हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर महिलाओं से अभद्रता करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात कर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत करवाया। साथ ही सिया समुदाय का एक डेलीगेशन जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मामले से अवगत करवाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हल्की लोकप्रियता के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं और गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदू मुस्लिम हमेशा से प्यार से रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। सरकारी शिक्षकों ने ओपीएस को लेकर सरकार से की मांग, पुरानी पेंशन स्कीम को रखे यथावत। देखिए, राधा कृष्णन शिक्षक संघ और शिक्षिका सेना का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन विनोबा ज्ञान मंदिर में हुआ। इसमें शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए खुला मंच रखा गया, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। जयपुर जिलाध्यक्ष कैलाश सैन ने शिक्षा शिक्षकों और शिक्षार्थियों के हितों से संबंधित समस्याओं को बताया। संगठन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने को कहा। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम को यथावत रखने, पारदर्शी तबादला नीति, विद्यालयों में खाली पदों को भरने, वेतन विसंगतियों को दूर करने और अधिशेष शिक्षकों को खाली पदों पर पदस्थापित करने सहित कई मांगे प्रमुखता से उठाई गई। वहीं पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 1 जनवरी 2004 और इसके बाद सरकारी नौकरी में आने वालों को एनपीएस की जगह ओपीएस देने का सिस्टम लागू किया था। ओपीएस लागू होने के बाद अफसर और कर्मचारियों से कटौती बंद हो गई थी। राजस्थान उपचुनाव में इन मुद्दों को भुनाने में जुटी कांग्रेस आलाकमान ने दिए ये निर्देश। देखिए, राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम सक्रिय हो गया है। चुनाव प्रबंधन और रणनीति भी वॉर रूम से ही संचालित हो रही है। किस विधानसभा क्षेत्र में क्या कमी है और उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके लिए वॉर रूम में तैनात नेता प्रतिदिन मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठकें लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय कार्यकर्ताओं से प्रतिदिन के कामकाज का फीडबैक भी लिया जा रहा है। वहीं सेंट्रल वॉर रूम ने 7 सीटों पर राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया हुआ है। तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि स्थानीय स्तर के मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाए। इनमें कांग्रेस सरकार की ओर से संचालित योजनाओं को बंद करने, बढ़ती बेरोजगारी, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा पेंशन न मिलने जैसे मुद्दों को जोर शोर से जनता के बीच ले जाने को कहा गया। साथ ही भाजपा सरकार के 10 महीने के शासन में कोई नई योजना जनहित में शुरू न करने जैसे मामलों को भी ले जाने के निर्देश दिए गए। सेंट्रल वॉर रूम में तैनात नेताओं की माने तो इन्हीं मुद्दों पर जनता का काफी समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर भगदड़ के बाद जयपुर में अलर्ट, हर शिफ्ट में जंक्शन पर रहेंगे 150 जवान। देखिए, मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर छठ पूजा और दीपावली के चलते मची भगदड़ के मद्देनजर जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। यहाँ आरपीएफ, जीआरपी के अलावा आरपीएसएफ और होम गार्ड्स भी तैनात किए गए। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रविवार सुबह 3 बजे बांद्रा से गोरखपुर ट्रेन में चढ़ने के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस अफरा तफरी में करीब 10 यात्री घायल हो गए थे। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में रेलवे ने राजस्थान में जयपुर जंक्शन सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि अब दीपावली और छठ पूजा का त्योहार है। ऐसे में भीड़ भी ज्यादा होती है। साइबर ठगी का नया तरीका, मोबाइल पर फर्जी मैसेज दिखाकर ठगी, दुकानदारों को बना रहे निशाना। देखिए, ठग रोज नए नए तरीकों से लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर ठग मोबाइल में एक फर्जी लिंक से क्यूआर कोड स्कैन कर दुकानदारों से सामान खरीद कर उनको फर्जी मैसेज दिखाकर ठगी कर रहे हैं। बस्सी व कानोता थाना इलाके में ऐसे कई मामले सामने आए। कानोता थाने में तो एक दुकानदार ने ठगी का मामला भी दर्ज करवा दिया। वहीं दोस्तों, जानकारी के अनुसार एक बात सामने आई कि साइबर ठग मोबाइल में फर्जी लिंक से असली जैसी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद वे दुकानदारों और लोगों के क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। पीड़ित का क्यूआर स्कैन करते ही उसका नाम साइबर ठग को पता चल जाता है। इसके बाद वो मोबाइल की स्क्रीन में उसका नाम कर राशि भरकर मैसेज दिखा देता है। इन फर्जी ऐप्स में असली जैसे मैसेज ही आते हैं, लेकिन पीड़ित के बैंक अकाउंट में वो राशि नहीं आ पाती। इसलिए जब भी आपको कोई ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब वो पैसे ट्रांसफर कर दे तो एक बार आप अपने बैंक अकाउंट को खोलकर भी चेक कर लीजिएगा कि वहां पैसे आए हैं या नहीं। वडोदरा में भारत और स्पेन के पीएम मिले, रोड शो एयरबस असेंबली का उद्घाटन किया। मोदी बोले, पॉसिबिलिटी को प्रोस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप होना जरूरी है।
देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बीते दिन वडोदरा में मुलाकात की। सबसे पहले मोदी और सांचेज ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरबस के असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि हमने नए रास्तों पर चलना तय किया है, नए लक्ष्य तय किए हैं। इसका नतीजा सबके सामने है। पॉसिबिलिटी यानी संभावना को प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि में बदलने के लिए सही प्लान और सही पार्टनरशिप का होना जरूरी है। इस कार्यक्रम में देश के 1500 कारोबारियों को भी आमंत्रित किया गया था। पीएम मोदी आज भरतपुर में करेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। बताएंगे दोस्तों आपके इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। देखिए, पीएम मोदी आज राजस्थान के भरतपुर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। सुबह 10:45 पर 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार शिलान्यास वीसी के जरिए होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा। भजनलाल सरकार ने घूमती गायों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द पर लगाई रोक है। नए नामों के नोटिस किए जारी। देखिए, भजनलाल सरकार ने गायों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली को लेकर नया फैसला लिया है। भजनलाल सरकार ने कहा कि अब से गायों को आवारा कहकर नहीं बुलाया जाएगा। भजनलाल सरकार ने आवारा शब्द को लेकर आपत्ति जाहिर की, साथ ही इसकी जगह पर सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करने की अधिसूचना भी जारी की। अब से बाहर घूमती गायों को निराश्रित या बेसहारा कहकर ही बुलाया जाएगा। आवारा शब्द को प्रतिबंधित किया गया है। राजस्थान उपचुनाव में रविंदर सिंह भाटी क्यों हो रहे हैं हाईलाइट, कांग्रेस से बगावत करने वाले नेता के लिए कही बड़ी बात। देखिए दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार भी इसके लिए जोरों पर है और दल प्रयास भी कर रहे हैं। रविंदर सिंह भाटी का नाम चर्चा में आ गया, भले ही वे खुद चुनाव न लड़ रहे हो। भाटी ने कहा कि यदि किसी दल ने उनसे सहयोग मांगा तो वे चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। वहीं रविंदर सिंह भाटी ने घोषणा किया कि 11 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थन में प्रचार करेंगे। नरेश मीणा ने कांग्रेस से बगावत करते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। भाटी ने कहा कि छात्र राजनीति से आए नरेश मीणा को समर्थन देने से राजनीति और प्रदेश के विकास को मजबूती मिलेगी। आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 अक्टूबर तक होंगे रजिस्ट्रेशन। 1 नवंबर से 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर होगा। देखिए, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत योजना में पंजीयन से वंचित परिवारों को 31 अक्टूबर 2024 तक पंजीयन कराने पर 1 नवंबर से योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत जालोर और सांचौर जिले के कुल 36 अस्पताल अधिकृत है, जिसमें से 14 राजकीय चिकित्सालय और 22 निजी चिकित्सालय शामिल है। वहीं योजना में पंजीकृत परिवार प्रदेश के समस्त अधिकृत निजी और राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना में पंजीयन से वंचित परिवारों को 31 अक्टूबर 2024 तक पंजीयन कराने पर 1 नवंबर से योजना का लाभ मिल सकेगा। भाजपा और कांग्रेस के 9 प्रत्याशी करोड़पति, जिनमें से कई कर्जदार। देखिए, विधानसभा की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। इनमें से 9 प्रत्याशी करोड़पति और 5 लाखपति। करोड़पति प्रत्याशियों में से 6 बीजेपी के हैं। सबसे ज्यादा मूल्य की संपत्ति झुंझुनू से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के पास करीब 21 करोड़ 65 लाख रुपए की है, जबकि 84 सीट से भाजपा के उम्मीदवार कारीलाल ननोमा ने अपनी संपत्ति 22,63,000 रुपए की बताई है। चौंकाने वाली बात यह है कि करोड़पति प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल कई प्रत्याशियों ने कर्ज भी ले रखा है। राजस्थान पेपर लीक गिरोह का सरगना सुरेश ढाका भगोड़ा घोषित हुआ, अब जारी होगा इश्तिहार। देखिए, राजस्थान में पेपर लीक गिरोह का सरगना सुरेश ढाका को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। इसके बाद अब उसका इश्तिहार जारी होगा। ढाका के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार दूसरे मामले में हुई है। इससे पहले पेपर लीक के ही मामले में ये कार्रवाई जारी है। सुरेश ढाका के खिलाफ ये कार्रवाई उदयपुर के सुखेर थाने में दर्ज मामले में की गई है। जल्द मिलेगी अब बड़ी खुशखबरी, दिल्ली पहुंचने में लगेगा वंदे भारत ट्रेन से भी कम समय। देखिए, दशकों से दिल्ली से जयपुर के बीच लगने वाले समय को कम करने की जद्दोजहद 2 से 3 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे से जयपुर को जोड़ने वाले 63 किलोमीटर के नए एक्सप्रेस वे का काम करीब 90% पूरा हो गया। 2 महीने में काम पूरा करने का दावा किया जा रहा है। ऐसा हुआ तो नए साल में लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। जयपुर से दिल्ली के बीच लगने वाला समय भी कम हो जाएगा और करीब 20 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। बांदीकुई से जयपुर के बीच इस एक्सप्रेस वे का काम पूरा करने का समय नवंबर 2024 था। त्योहारी सीजन में राजस्थान रोडवेज ने दी बड़ी खुशखबरी, दीपावली और भाई दूज पर यात्रियों को मिलेगी ये राहत। देखिए, लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे सवाई माधोपुर रोडवेज डिपो को राहत मिली है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर मुख्यालय से स्थानीय डिपो को 8 नई बसें आवंटित कर दी गई। ऐसे में अब त्योहारी सीजन में यात्रियों को आने जाने में सफर के दौरान परेशानी नहीं होगी। सवाई माधोपुर रोडवेज डिपो को 8 नई बसें मिलने के बाद अब डिपो में बसों की संख्या बढ़कर 39 हो जाएगी। रोडवेज में वर्तमान में अनुबंधित सहित 31 बसें संचालित है। अब कोहरे से निपटने की तैयारी में है रेलवे को मिला ये डिवाइस, जाने कैसे करता है ये काम।
देखिए, कोहरे से निपटने के लिए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी। सर्दी के दिनों में रतलाम रेल मंडल की ट्रेनें फॉग डिवाइस से लैस होंगी, जो पहले ही सिग्नल बता देगी। दिसंबर और फरवरी में बीच सर्दी के दौरान घने कोहरे से निपटने के लिए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दिया। कोहरे को चीरते हुए लोको पायलट को आगे साफ दिखाई दे, इसके लिए फॉग डिवाइस की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, ये जो फॉग डिवाइस है, ये सूचना देगा कि अब आगे किस प्रकार का सिग्नल आने वाला है। साथ ही ये कई मीटर पहले ही लोको पायलट को आने वाले सिग्नल के बारे में सूचित करना शुरू कर देता है। इससे गाड़ी की गति को नियंत्रित करने में पायलट को मदद मिलेगी। फ्रांस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पर्यटक रबड़ी खाने आते हैं बूंदी। जाने दोस्तों इसकी क्या है खासियत। देखिए, बूंदी की रबड़ी लच्छेदार होने की वजह से ये रबड़ी में स्वाद से भरपूर होती है। सबसे खास बात यह है कि दूध से बनी इस रबड़ी में शुगर बहुत कम होती है, जिसके चलते लोग बड़े चाव से इस रबड़ी को खाते हैं। तारीफ किए बगैर नहीं रहते। हालांकि इस रबड़ी की सबसे खास बात यह है कि ये रोजाना तैयार की जाती है। बूंदी सहित आसपास के लोग इसे पहले से पसंद करते हैं। पुराने शहर के भीतर मौजूद इन दुकानों में देसी और विदेशी पर्यटक भी इस रबड़ी का स्वाद लेने के लिए खुद पहुंच जाते हैं। मेयर कुसुम यादव बोली, जयपुर की पुरानी इमारतों पर फिर होगा रंग रोगन। कुसुम यादव बोली, फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच के लिए शुरू करेंगे अभियान। देखिए, राइजिंग राजस्थान और स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम द्वारा आज से एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ही बदरंग हो चुकी इमारतों पर फिर से रंग रोगन किया जाएगा। इसके साथ ही शहर की प्रमुख सड़कों और सर्किल पर पौधों से विशेष सजावट की जाएगी। वहीं दीपावली से पहले शहर में फायर फाइटिंग सिस्टम की जाँच के लिए सघन अभियान की शुरुआत भी होगी। राजस्थान में यहाँ है सबसे खूबसूरत रोड, एक साथ नजर आते हैं पहाड़ और झरने। देखिए, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर की सबसे खूबसूरत रोड लोगों को काफी पसंद है। ऐसे में इस रोड को देश में बेस्ट रोड डेस्टिनेशन का अवार्ड भी मिल चुका है। इस रोड पर ड्राइव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ड्राइव करते वक्त यहाँ जंगल, ऊंचे पहाड़ और झरने का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। ये रोड उदयपुर के गोगुंदा होते हुए माउंट आबू तक जाती है। वहीं दोस्तों, उदयपुर से माउंट आबू की दूरी लगभग 160 किलोमीटर की है। आपको इस रोड पर ड्राइव करते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आएंगी। इसी के साथ ही घना जंगल और बारिश के समय सड़क पर ही पहाड़ी से झरने गिरते दिखेंगे। जैसे जैसे आप माउंट आबू के पास आते हैं, वैसे वैसे बादलों को छूती पहाड़ियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी।